जो ये क्लास है ये स्पेशली स्कूल लेवल के लिए ही है, 6 to 12 के लिए है, और स्पेशली 12th क्लास के लिए जिनके पेपर में, जिनके एग्जाम में ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं, उनके यूजेस लिखने होते हैं। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जब वीडियो को आखिरी तक आप देखते हो तो ये सारे इडियम्स आपके हो जाएंगे, आप इन्हें अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो है सबसे पहला इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ध्यान रखना, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद और डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलकर। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कई बार आशीर्वाद भेष बदलकर भी आता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि कोई चीज तकलीफ दे रही है बट फाइनली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तब आपको लगता है कि ये जो हुआ वो अच्छा हुआ, है ना। तो आप बोलते हो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल देखो, डैड्स इलनेस वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कभी भी पिताजी अगर बीमार पड़ेंगे तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, बट एक लड़का बोलता है कि डैड्स इलनेस वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पिताजी की बीमारी छिपा हुआ आशीर्वाद था। क्यों ऐसा था? इट ब्रॉट द फैमिली टुगेदर। इसने परिवार वालों को एक साथ ला दिया। परिवार वाले जो थे, उनके बच्चे जो थे वो दूर दूर रह रहे थे और कभी आ नहीं पा रहे थे काम की वजह से। कभी किसी को छुट्टी नहीं, कभी किसी को छुट्टी नहीं, बट पिताजी के बीमार पड़ने के बाद उन सभी लोगों को छुट्टी मिल गई। उन सभी लोगों ने छुट्टी ली और किसी तरह से घर पे आए। घर पे आए तो पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। जब पिताजी की तबीयत ठीक हो गई तो उसके बाद उन लोगों ने वो छुट्टी को खूब एंजॉय किया। तब जाके छुट्टी खत्म होने के बाद एक लड़के ने बोला कि अच्छा हुआ पिताजी बीमार पड़े, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो साबित हो गई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई होप आप इसको समझ में आओगे। दूसरा है अ मेडन स्पीच। देखो, मेडन का मतलब पहला होता है ना। मेडन का मतलब पहला होता है और एक दूसरा मतलब होता है वन हु इज नॉट मैरिड। तो जब भी ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है पहला। अ मेडन स्पीच, पहला भाषण। आप चाहो तो स्पीच की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो तो भी वो आपका पहला हो जाएगा। मान लो आप पहली बार किसी यात्रा पे जा रहे हो, किसी जर्नी पे जा रहे हो, तो आप लिख सकते हो अ मेडन जर्नी। जो आपके पेपर में आएगा वो यही आएगा, अ मेडन स्पीच। बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेडन जर्नी लिखा हुआ है तो पहली यात्रा है, मेडन वॉयेज लिखा हुआ है तो पहली समुद्री यात्रा है, मेडन स्पीच प्रथम भाषण। हर मेडन स्पीच वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव। जो उसका मेडन स्पीच था वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव का मतलब बहुत ही शानदार था, बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। लॉयन शेयर, लॉयन का हिस्सा। लॉयन का हिस्सा मतलब जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो बड़ा हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड लॉयन शेयर। ही टुक अ लॉयन शेयर इन द प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होता है, ही टुक अ लॉयन शेयर, वो बड़ा वाला हिस्सा, जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो उसको ले लिया, उसने उसको ले लिया। या ही टेक्स अ लॉयन शेयर इन द प्रॉफिट, इंडेफिनिट में बना दो प्रेजेंट में, तो आप बोल सकते हो कि जो भी प्रॉफिट होता है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा वो ले लेता है। क्लियर? अगला आइटम देखो, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है कार्यवाही करना, स्पेशली किसी ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन के बाद, ठीक है ना। तो एक्ट अपॉन का मतलब होता है एक तरह से पूरा कार्यवाही करना। द ऑफिसर एक्टेड अपॉन द इश्यू ऑफ सैनिटेशन। जो ऑफिसर है उसने काम किया, एक्टेड अपॉन द इश्यू ऑफ सैनिटेशन। जो सफाई का मुद्दा था, सफाई का काम था, उस पर उसने काम किया। उसको मिला होगा, आदेश आया होगा कि आपको ये काम करना है, तो उसने ऐसा काम किया। नेक्स्ट है हमारे पास एट होम। एट होम का मतलब होता है जब आप होम में होते हो तो कैसा फील करते हो, बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, इसीलिए एट होम का मतलब होता है अपना सा महसूस करना, कंफर्टेबल फील करना। तो देखो लिखा हुआ है सॉरी, एट होम, अपना सा महसूस करना। आई फील एट होम इन दिस होटल। ये वाला होटल बुक कर लो, इस होटल में मैं अपना सा महसूस करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो आई फील एट होम। एट लार्ज, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग है। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर। पकड़ से बाहर इन द सेंस कानून की पकड़ से बाहर, जो चीजें कानून की पकड़ से बाहर है तो उनके लिए यूज करते हो एट लार्ज। हाउ कुड द थीफ बी एट लार्ज। कैसे वो चोर कानून की पकड़ से बाहर हो सकता था, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हाउ कुड द थीफ बी एट लार्ज, आप बोल सकते हो। जैसे माल्या इस समय वो क्या है, कानून की पकड़ से बाहर है। द विजय माल्या इज एट लार्ज नाउ, तो वो क्या है, इस समय कानून की पकड़ से बाहर। कोई भी कानून की पकड़ से बाहर है तो एट लार्ज। अगला अगेन देखो, ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप नहीं बोल रहे हो। जब आप सभी को शामिल करते हुए बोलते हो, सब कुछ देखते हुए बोलते हो, तो आप बोलते हो ऑल एंड सनड्राई। ये जो मैं नियम बता रहा हूं, ये नियम किसी एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आप जो देख रहे हो सभी के लिए है। तो दिस इज फॉर ऑल एंड सनड्राई। देखो कैसे लिखा हुआ है,
लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सनराइज, मतलब जो कानून होता है वो एप्लीकेबल है टू ऑल एंड सनराइज, सभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अ क्लोज फिस्टेड मैन, देखो फिस्ट इज दिस वन इज फिस्ट, है ना, इस तरह से आप मुट्ठी बंद कर लो तो ये फिस्ट है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, वो व्यक्ति 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता, बहुत ही कंजूस आदमी है। सर क्या बताऊं, मेरा दोस्त इतना कंजूस है, मतलब क्लोज फिस्टेड मैन है। मुझसे तो बात करके किसी तरह से समोसे में से खा लेता है, बट जब उसकी बारी आती है तो बोलता है मैं तो पैसे ही नहीं लाया, मेरे पास पैसे ही नहीं, मेरे पैसे छूट गए, है ना, इस तरह से। माई अंकल इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, मेरे अंकल जो है वो क्लोज फिस्टेड मैन है, बहुत ही कंजूस व्यक्ति है, ठीक है। तो माई अंकल इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। अगला है अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब आपके बेड पे गुलाब बिछे हुए हैं, इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। बेड ऑफ रोजेज, सुख में होना, बहुत ही जैसे एट होम आप फील करते हो उसी तरह का कुछ है अ बेड ऑफ रोजेज। जैसे आप बोल दो द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो बहुत ही आरामदायक पोस्ट है, बहुत ही आराम में रहने वाली पोस्ट है। इसी तरीके है इफ आई हैड अ मिलियन बक्स, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड बी इन अ बेड ऑफ रोजेज, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, इफ आई हैड अ मिलियन बक्स आई वुड बी, मैं होता इन अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत ही सुख में होता, बहुत ही आराम में होता, यदि मेरे पास इतना पैसा होता तो। अ हार्ड नट टू क्रैक, देखो क्रैक का मतलब तोड़ना और नट मतलब क्या होता है, जैसे मूंगफली आप खाते हो या अखरोट खाते हो, तो हार्ड नट टू क्रैक, उस नट को तोड़ना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, यानी कि कोई काम करना आसान नहीं है, ये इजी टास्क नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपको ये सारे इडियम्स याद करने, ठीक है ना, मुश्किल काम। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इवन अभी आपका एग्जाम होगा, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसी एग्जाम को पास करना इज अ हार्ड नट टू क्रैक। जहां मैंने इस तरह का साइन बना दिया ना, मैंने जगह बचाने के लिए ऐसा लिख दिया, मैंने उसी इडियम्स को बस लिखना था, तो मैंने वहां पे देखो ये जगह पे ऐसा साइन बना दिया, या फिर यहाँ पे ऐसा बना दिया, यहाँ पे ऐसा बना दिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स, ध्यान रखना लेटर नहीं बोलना, अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी, स्कॉलर आदमी। माई ग्रैंडपा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, जो मेरे दादाजी हैं बहुत ही विद्वान आदमी है। सर मेरी जो चाची हैं या मेरी जो बुआ है, मेरे अंकल हैं, मेरे आंट हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम, आप किसी को भी बोल सकते हो, सर बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही लिटरेट, बहुत ही ज्यादा स्कॉलर, उन्हें अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, तो आप बोल सकते हो माई फादर इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब बहुत ही विद्वान आदमी। एक बार आप सभी इडियम्स को फिर से देख लो। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ध्यान से बोलना, मेरे साथ बोलते रहना, अगर आपको याद ना हो जाए तो फिर कहना। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, छिपा हुआ आशीर्वाद। छिपा हुआ आशीर्वाद क्या, कि जो स्टार्टिंग में तो लगता है ऐसा नहीं है, मतलब कुछ नुकसान करेगा, बट फाइनली वो क्या होता है, अच्छा साबित हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ मेडन स्पीच, मेडन का मतलब क्या बताया, पहला, हाँ बिल्कुल, तो मेडन स्पीच का मतलब पहला भाषण। मेडन जर्नी तो पहली यात्रा। अ लॉयंस शेयर, एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा भाग, एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसको आप बोलते हो लॉयंस शेयर। मेरा भाई हमेशा लॉयंस शेयर ले लेता है। ही या माई ब्रदर ऑलवेज टेक्स लॉयंस शेयर इन द प्रॉफिट, है ना। एक्ट अपॉन, कार्यवाही करना, है ना। द ऑफिसर एक्टेड अपॉन द इश्यू ऑफ सैनिटेशन, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एट होम, कंफर्टेबल फील करना, अपने दोस्त के घर पे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, ये वाला होटल बुक करिए पापा, इस होटल में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो आई फील एट होम इन दिस होटल। एट लार्ज, कानून की पकड़ से बाहर, कोई भी है, विजय माल्या इज एट लार्ज, तो वो कानून की पकड़ से बाहर है, ठीक है ना। हाउ कुड द थीफ बी एट लार्ज, कैसे वो चोर हो सकता है कानून की पकड़ से बाहर। ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सभी लोग, सब कुछ, सबको शामिल करते हुए। लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सनड्राई, लॉ जो है वो नियम कानून है वो सभी के लिए अप्लाई करता है। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब क्या हो जाएगा, एक कंजूस व्यक्ति, बहुत ही जो मतलब पैसा ना खर्च करने वाला हो, आप बोल सकते हो माई ग्रैंडपा या फिर माई फादर, कई बार दादाजी भी बहुत कंजूस होते हैं। माई फ्रेंड इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो कंजूस व्यक्ति है। अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत ही सुख में होना, यदि मेरे पास मिलियंस होता, इफ आई हैड मिलियंस आई वुड बी इन द बेड ऑफ रोजेस, मैं बहुत ही आराम और सुख में होता। अ हार्ड नट टू क्रैक, एक मुश्किल काम, क्योंकि नट जो होता है वो अखरोट को आप बोल सकते हो, मूंगफली को बोल सकते हो। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो गया उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है।
तो एक बहुत ही कठिन काम। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक। मैन ऑफ लेटर्स, बहुत ही विद्वान आदमी, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, तो ही विल बी कॉल्ड अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब उसको बोला जाएगा मैन ऑफ लेटर्स। माई ग्रैंडपा इज अ मैन ऑफ लेटर्स। क्लियर हो गया सभी को? ये 10 या 11 इडियम्स थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं इसको रफ करूंगा और 10 इडियम्स और लिखेंगे, ताकि कम से कम एक क्लास में हम 20 इडियम्स कर पाए। ये जितने भी इडियम्स आपको दिख रहे हैं ये सभी आपके 2017, 18, 19 या फिर 16, 15 इस तरह के पेपर में आए हुए इडियम्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास अ व्हाइट एलिफेंट। अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब अत्यधिक खर्चीली वस्तु। कैसे समझना है इसको? देखो, हाथी, सफेद हाथी, पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जब भी राजा महाराजा गुस्सा होते थे अपने प्रजा से या किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति को एक सफेद हाथी गिफ्ट कर देते थे, और ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी कि उस सफेद हाथी की देखभाल करे, उसको खिलाए पिलाए, और उसको खिलाने पिलाने में उसकी जान चली जाती थी। वहीं से ये इडियम निकल कर आया। अ व्हाइट एलिफेंट, बहुत ही अधिक खर्चीली वस्तु, जिसका भार झेलना मुश्किल हो। आप साइकिल चलाने भर की क्षमता रखते हो, साइकिल खरीदने भर की क्षमता रखते हो, और आप कार खरीद लोगे तो वो आपके लिए व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा। इवन आप एक अच्छी बाइक खरीद लोगे तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? व्हाइट एलिफेंट। समझ में आया? देखो, तो बाइंग ऑफ फरारी, फरारी तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो बाइंग ऑफ फरारी इज लाइक परचेसिंग अ व्हाइट एलिफेंट। अगर आप फरारी खरीदते हो तो वो आप ऐसा समझ लो कि व्हाइट एलिफेंट रखने के समान है। अगला है हमारे पास अ हार्ड पिल टू स्वेलो। देखो, पिल का मतलब दवाई और स्वेलो का मतलब निगलना। एक कठिन दवाई निगलने के लिए, यानी कि जिस चीज को स्वीकार करना मुश्किल हो। कोई भी बात अगर आपको बताई जा रही है तो आप वहां पे बोल सकते हो, दिस इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो, आई कैंट बिलीव दिस, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता, ये थोड़ा कठिन है, विश्वास करना मुश्किल है, इस चीज को पचाना। तो फेल्योर ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जब भी कोई एक अच्छा स्टूडेंट फेल होता है तो लोग बोलते हैं कि यार वो फेल हो गया, ये समझना परे है, थोड़ा सा इसे समझना मुश्किल है। दिस इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो। तो फेल्योर ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो, जिसको समझना, पचाना, जिसको है ना वो मुश्किल हो, स्वीकार करना। ऑल द वे, हर तरह से, बिना लिमिट के, बिना रिस्ट्रिक्शन के। ऑल द वे का मतलब होता है पूरी तरह से। सर हम आपको सपोर्ट करते हैं, ऑल द वे, पूरी तरह से। आप ये बात बोल सकते हो, ये बात कमेंट कर सकते हो, और सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो जितना चाहो। ठीक है, तो देखो, ही गॉट ड्रेंच्ड, ये एक बहुत बढ़िया वर्ड है, ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना। क्लियर? DRENCH, ही गॉट ड्रेंच्ड, वो भीग गया, इन द रेन, बारिश में, ऑल द वे, पूरी तरह से। आई एम विथ माई फादर ऑल द वे, मैं अपने पिताजी के साथ पूरी तरह से हूं, कि कोई उसमें लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर? अगला है एट बे। एट बे का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। कभी भी क्लास में आप जो भी लगता हो कि ये स्टूडेंट जो है ये आपको परेशान कर रहा है, आपके लाइफ, आपके करियर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे दूरी बना के रखो। कीप हिम एट बे, है ना? कीप हिम एट बे का मतलब है कि उसको दूर रखो, उससे दूरी बना के रखो। आई कीप माई सेल्फ एट बे फ्रॉम स्मोकिंग, है ना? मैं अपने आप को स्मोकिंग से क्या करता हूं? दूर रखता हूं। आई कीप माई सेल्फ एट बे फ्रॉम स्मोकिंग। क्लियर? अगला देखो, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इडियम है, और इस इडियम का यूज आप घर में बहुत करते हो। जब भी घर से मम्मी पापा आपके बाहर जाते हैं और आप भाई बहन घर पे होते हो और आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, तो आप घर का सारा सामान जो है इधर उधर बिखेर देते हो। सब कुछ, कभी तकिए वाली लड़ाई और कभी तरह तरह के खेल होते हैं, उसमें खेलकर आप सारा सामान इधर उधर कर देते हो। तो जब आपके मम्मी पापा घर आते हैं और वो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, तो वो उस टाइम पे बोलते हैं दिस इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है सब कुछ तितर बितर बिखरा पड़ा हुआ है। आई फाउंड माई रूम एट सिक्सेस एंड सेवेंस व्हेन आई गॉट बैक होम, जब मैं वापस घर आया तो मैंने अपना कमरा कैसा पाया? एट सिक्सेस एंड सेवेंस। जो मेरे भांजे थे, मेरे भतीजे थे, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू थे, उन लोगों ने क्या किया? मेरा कमरा बिल्कुल बिखेर के रख दिया था। तो आई फाउंड माई रूम एट सिक्सेस एंड सेवेंस व्हेन आई गॉट बैक होम। अगला है हमारे पास एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब तो बिल्कुल आखिरी समय पे। आप अपने असाइनमेंट्स, अपने काम, अपने पेपर की तैयारी कब करते हो? जब बिल्कुल पेपर सर पे होता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि सर मैं तो हमेशा तैयारी करता हूं एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी समय पे। वी प्लान्ड अ पिकनिक, हमने पिकनिक की तैयारी की एट 11th आवर, बिल्कुल आखिरी समय पे। ध्यान रखना, जहां भी मैंने ऐसे कर दिया है तो ये वही इडियम्स के लिए मैंने एक साइन बना दिया है, लिखने के, न लिखने की जगह बचाने के लिए।
बट ये आप पेपर में नहीं कर सकते, एग्जाम में ऐसा नहीं करना बिल्कुल। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। स्टूपिड्स आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक। जो बेवकूफ होते हैं वो हमेशा हंसी के पात्र होते हैं, हमेशा मजाक के पात्र बनते हैं, क्लास में ऐसी बदमाशी कर देते हैं जिससे उन पे लोग हंसते हैं, तो दे आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर मतलब जैसा मौसम है उस हिसाब से आपका दोस्त है। इसका मतलब होता है सुख का साथी। जब आपके अच्छे दिन है तो आपके साथ वो खड़ा है, जैसे आपके बुरे दिन हुए, भाई सॉरी आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता आपको, है ना। आई ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फेयर वेदर फ्रेंड। मैं हमेशा दूरी बना के रखता हूँ, हालांकि उनको पहचानना मुश्किल होता है, फेयर वेदर फ्रेंड को पहचानना मुश्किल होता है, बट एक बार अगर पहचान लेते हो तो उनसे दूरी बना के ही रखो। वैसे भी आजकल के टाइम पे दोस्ती जो है फेयर वेदर फ्रेंड वाली ही अक्सर होती है, तो उनको पहचानो और जो भी आपको लग जाए कि ये फेयर वेदर फ्रेंड है तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। आई ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फेयर वेदर फ्रेंड। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड बहुत खूबसूरत इडियम है और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट। माई डैड इज अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स। जितनी भी उनकी डीलिंग्स होती हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, इन हिज बिजनेस आप लिख दो, है ना, इन ऑल हिज बिजनेस या इन हिज बिजनेस, माई डैड इज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही ईमानदार, ठीक है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही ईमानदार। चलो तो एक बार मैं फिर से इन सभी इडियम्स को रिवीजन करता हूँ। अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब हो गया बहुत ही खर्चीली वस्तु जो आपके पास है, जैसे बाइंग अ फरारी इज लाइक पजेसिंग अ व्हाइट एलिफेंट। मतलब अगर आप एक फरारी खरीद रहे हो तो वो कुछ व्हाइट एलिफेंट रखने के समान है, कि बहुत ही खर्चीली वस्तु, बहुत ज्यादा खर्च होने वाला आपका। अ हार्ड पिल टू स्वेलो। एक ऐसी दवा जिसको निगलना बहुत मुश्किल हो, बट इसका मीनिंग क्या है, एक ऐसी बात जिसको स्वीकारना बहुत मुश्किल हो, उसको स्वीकारा ना जा सके। फेल्योर ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इज अ हार्ड पिल टू स्वेलो। ऑल द वे, पूरी तरह से। सर आई एम विथ यू ऑल द वे, आई सपोर्ट माई फादर ऑल द वे, पूरी तरह से। ही गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन ऑल द वे, पूरी तरह से वो बारिश में क्या हो गया, भीग गया। एट बे, दूरी बनाए रखना। आई कीप माई सेल्फ एट बे फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से अपने आप को क्या करता हूं, दूरी बनाए रखता हूं। एट 6s and 7s, बिल्कुल तितर बितर। आई फाउंड माई रूम एट 6s and 7s when I got back to my room, जब मैं वापस अपने कमरे पे आया तो मैंने अपने कमरे को कैसा पाया, एट 6s and 7s। एट द 11th hour, मैं कभी भी अपनी प्रिपरेशन कब करता हूं, एट द 11th hour, बिल्कुल आखिरी समय पे। वी प्लान्ड अ पिकनिक एट द 11th hour, बिल्कुल आखिरी समय पे हमने अपनी पिकनिक की तैयारी करी। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। स्टूपिड्स आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक। जो स्टूपिड्स होते हैं वो हमेशा एक हंसी के पात्र होते हैं, एक मजाक के पात्र होते हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। अपने आप को हमेशा सुख के साथियों से दूर रखो, यानी कि जो समय पे साथ दे, समय पे साथ छोड़ दे, और जब जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ अच्छा है तो आपके साथ रहते हैं। एबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही ईमानदार। मेरे पिताजी एबव बोर्ड हैं अपने बिजनेस में। माय फादर इज एबव बोर्ड इन हिज बिजनेस। तो 20 से 22 इडियम्स कवर किए थे और आज के भी इस छोटे से वीडियो में हम 20 से 22 इडियम्स कवर कर ले जाएंगे। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त 12th की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला हमारे पास इडियम है आज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ देखते हुए, यानी कि कंसीडरिंग एवरीथिंग, सब कुछ महत्वपूर्ण मानते हुए, सब कुछ देखते हुए। ऑल इन ऑल का मतलब होता है, देखो मैंने इसको यूज कैसे किया है। ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड पार्टी। अगर देखा जाए वो पार्टी, सब लोग कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन ऑल इन ऑल मतलब सब कुछ देखते हुए वो एक अच्छी पार्टी थी। इट वॉज अ गुड पार्टी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है अचानक, एकाएक, कोई चीज जिसकी वजह ना हो आपके पास, एकदम से कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एट रैंडम। क्लियर। यूज कैसे करोगे, ही बर्स्ट आउट एट रैंडम, वो एकदम से निकल कर बाहर आया, एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम, और उसको पीटने लगा, किसी कोई और पर्सन है उसको पीटने लगा, तो ही बर्स्ट आउट। बर्स्ट आउट का मतलब एकदम से बाहर आना, तो ही बर्स्ट आउट एट रैंडम, एकदम अचानक से, एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम, और उसको पीटने लगा। नेक्स्ट हमारे पास अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसको ध्यान देना, बोन का मतलब होता है हड्डी और कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा। तो एक हड्डी जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा हो, तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। अगर ये पेन की वजह से हमारे और मेरे भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है मेरे और मेरे ब्रदर के बीच। कई बार रिमोट को लेकर होता है तो वो होता है बोन ऑफ कंटेंशन। बहुत बढ़िया यूज लिखा गया है। सिंस इंडिपेंडेंस, जब से आजाद हुआ है भारत तब से लेकर बोला जा रहा है, कश्मीर हैज बीन, कश्मीर रहा है अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर जो है वो एक झगड़े का कारण या झगड़े की जड़ रहा है, तो बोन ऑफ कंटेंशन ऐसे यूज करोगे।
अ वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज आपने जब भी, जिन लोगों ने भी 9th या 10th 11th 12th जहां पे भी पढ़ा होगा, तो एक चैप्टर हमारे 11th या 12th में है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसमें ब्रूकर टी वॉशिंगटन बताते हैं कि कैसे जब वो स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं तो जो स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं उस स्कूल में एडमिशन पाना आसान नहीं था, और ये उनका जो अटेम्प्ट था वो निरर्थक प्रयास था, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला था। जब भी आप कोई ऐसा काम करने जाते हो जिसका आपको लगता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई उसका परिणाम नहीं आ पाएगा, तो आप उसको बोलते हो वाइल्ड गूस चेज, यानी कि फ्यूटाइल अटेम्प्ट, निरर्थक प्रयास। लर्निंग फ्रेंच, अगर फ्रेंच भाषा आपको सीखना है तो आप बोल सकते हो लर्निंग फ्रेंच इज अ वाइल्ड गूस चेज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए वाइल्ड गूस चेज होगा, फ्यूटाइल अटेम्प्ट होगा, निरर्थक प्रयास होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब बहुत आपका क्लोज, बहुत आपका घनिष्ठ, बिल्कुल आपके एकदम जो दिल में बसा हो, तो आप उसको बोलते हो बॉसम फ्रेंड। अ बॉसम फ्रेंड विल ऑलवेज बी विथ यू, जो आपका बॉसम फ्रेंड होगा ना वो हमेशा आपके साथ होगा, इवन इन एडवर्सिटीज, ये भी एक अच्छा वर्ड है, एडवर्सिटी मतलब प्रॉब्लम, समस्याएं, तो जितनी भी समस्याएं होंगी उसको प्लूरल बना दिया तो एडवर्सिटीज, कितनी भी समस्याएं हो जाए, यहां तक की, इवन मतलब यहां तक की इन एडवर्सिटीज, समस्याओं में भी आपका जो बॉसम फ्रेंड होगा ना वो आपके साथ होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब एक पत्थर फेंकने की दूरी पर, तो यानी कि निकट होना। माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन, मान लो आपका दोस्त कोई कह रहा है यार मैं तो गांव में रहता हूं और मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो आप उससे कह सकते हो आप मेरे घर आ जाओ और वहां से आप रात में ट्रेन पकड़ लेना। क्यों? बिकॉज माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हरकिलियन टास्क, हरकिलियन टास्क मतलब बहुत मुश्किल कार्य, एक कठिन कार्य। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था अ हार्ड नट टू क्रैक, एक मुश्किल कार्य जिसको करना मुश्किल हो, तो इसी को आप बोल सकते हो हरकिलियन टास्क। अगर मैं बोल दूं कि इन सारे इडियम्स को एक बार में याद कर लो, तो आप कह सकते हो सर लर्निंग ऑल दीज इडियम्स इज हरकुलियन टास्क, वो एक बहुत कठिन कार्य है। फार्मिंग इज अ हरकुलियन टास्क टू मी, खेती करना, किसानी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, तो अ हरकुलियन टास्क। या फिर इसी की जगह पे एक और इडियम हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ रखा है, अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट देखो, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत प्रॉपर ढंग में रखी गई है, उचित ढंग में, एकदम सुव्यवस्थित ढंग में, जैसा रखा जाना चाहिए था उस तरह से रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। तो दो इडियम आपको ध्यान रखना है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था अगर कोई चीज व्यवस्थित ढंग से नहीं रखी गई है तो 6s and 7s। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, आई फाउंड माई रूम एट 6s and 7s, तो उसको मैंने तितर बितर पाया, ये पहले वाले पार्ट में पढ़ रखा था, ठीक है ना। एट 6s and 7s, मैं यहां लिख रहा हूं, देख लो, एट 6s and 7s, ठीक है, तितर बितर। लेकिन यहां पे क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर, बहुत ही प्रॉपर ढंग से, उचित ढंग से, तो देयर हाउस इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, जो उनका घर है वो हमेशा एक सुव्यवस्थित सुनियोजित ढंग से रहता है, तो एप्पल पाई ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंड, एक्स मतलब कुल्हाड़ी और ग्रिंड मतलब पीसना, है ना, तो एक तरह से अपने मतलब के लिए कुल्हाड़ी चलाना, तो मतलब निकालना, एन एक्स टू ग्रिंड। ही मीट्स मी ओनली, वो मुझसे मिलता है केवल तब, ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, जब उसको अपना मतलब निकालना होता है, जब उसके पास अपना मतलब होता है। एन एक्स टू ग्रिन का मतलब होता है मतलब निकालना, मतलब अपने मतलब के लिए, अपने मोटिव के लिए आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एन एक्स टू ग्रिन, तो मुझसे केवल तभी मिलता है। ही मीट्स मी ओनली, ही हैज एन एक्स टू ग्रिन। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन, जैसे 15th of अगस्त है आपका, 26th आपका जनवरी है, इस तरह से जो भी दिन होते हैं वो आपके महत्वपूर्ण दिन होते हैं, उनके लिए आप यूज कर सकते हो अ रेड लेटर डे। विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया, वर्ल्ड कप जीतना भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन था, तो इट वॉज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन, देखो डैगर का मतलब होता है खंजर, DAGGER लिखा हुआ है, तो डैगर मतलब खंजर, और ड्रॉन का मतलब खींच लेना, तो जब आप खंजर खींच लेते हो तो आप एक दूसरे से बहुत ही ऑड वाली पोजीशन में जाते हो, मतलब बहुत ही एंटी पोजीशन पे हो जाते हो, बहुत ही शत्रुता वाली भावना आप दोनों के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड एट डैगर्स ड्रॉन। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, तो हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन फॉर कश्मीर। अभी देखो इससे पहले पढ़ा था कि भारत जब से आजाद हुआ है तब से कश्मीर एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, झगड़े की जड़ रहा है ना, और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से शत्रुता वाले मोड़ पे बने रहे। तो लिख सकते हो कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर, वो रहे हैं एट डैगर्स ड्रॉन, किसके लिए? फॉर कश्मीर, ठीक है, क्लियर। अगला देखो, अ ब्लॉक हेड,
कोई भी व्यक्ति जिसका हेड ब्लॉक हो चुका है तो वो स्टूपिड है, मूर्ख है, बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एवरीबडी वॉज लाफिंग एट अ ब्लॉक हेड इन द मार्केट। कोई बेवकूफ था, कोई स्टूपिड था, मार्केट में उसने कुछ स्टूपिडिटी कर दी तो उस पर सभी लोग हंस रहे थे। तो एवरीबडी वॉज लाफिंग एट अ ब्लॉक हेड इन द मार्केट। एक बार फिर से देख लो। ऑल इन ऑल, सब कुछ देखते हुए, कंसिडरिंग एवरीथिंग, ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड पार्टी। एट रैंडम, अचानक या फिर एकाएक, ही बर्स्ट आउट एट रैंडम एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम, एकदम से बाहर आया और पीटना चालू कर दिया। बोन ऑफ कंटेंशन, ये पेन जो है ना, ये हमारे बीच बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। तो वो जो एग्जांपल दिया था, सिंस इंडिपेंडेंस कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अ वाइल्ड गूस चेस, निरर्थक प्रयास। लर्निंग फ्रेंच इज अ वाइल्ड गूस चेस फॉर यू, ये आपके लिए वाइल्ड गूस चेस हो सकता है। अ बॉसम फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, जो आपका बॉसम फ्रेंड होगा विल ऑलवेज बी विथ यू इवन इन एडवर्सिटीज, चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए। एट ए स्टोन्स थ्रो, निकट होना, मेरे घर चले आना, क्योंकि मेरे घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, एट ए स्टोन्स थ्रो, बहुत ही थोड़ी दूरी पर है। हरकिलियन टास्क, मुश्किल कार्य, मुझे लगता है किसानी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए बिजनेस ही सही है, किसानी मेरे लिए हरकिलियन टास्क है, बहुत ही कठिन कार्य है। एप्पल पाई ऑर्डर, एक और बताता है, एट 6 and 7 तितर बितर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है उचित ढंग से, देयर हाउस इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एन एक्स टू ग्रिड, एक्स टू ग्रिड का मतलब होता है मतलब निकालना। ही मीट्स मी ओनली ही इज एन एक्स टू ग्रिड। अ रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विनिंग द वर्ल्ड कप वाज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर मतलब खंजर, ड्रॉन मतलब खींच लेना, तो एट डैगर्स ड्रॉन शत्रुता होना। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन फॉर कश्मीर। अ ब्लॉकहेड, मूर्ख व्यक्ति। एवरीबडी वाज लाफिंग एट अ ब्लॉकहेड इन द मार्केट। ये था। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? अभी मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है, और जब मैं इसको रफ करूंगा तो फिर आपको इसका नेक्स्ट जो अगला पार्ट है थोड़ा सा और लिख के इसमें और 10-12 इडियम बता दूंगा। तो टोटल आज के इस सेशन में आपके 24 इडियम हो जाएंगे। चलो अब यहां से देखते हैं आगे। अगला है हमारे पास अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, तो तिनके वाला आदमी कैसा होगा, बहुत ही कमजोर, है ना, फूक दो तो उड़ जाए, तो उसको बोलते हो मैन ऑफ स्ट्रॉ, जो बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो, कमजोर व्यक्ति। ही नेवर अचीव्ड दैट पोटेंशियल, वो कभी वो पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाया, एज जैसा कि ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो एक मैन ऑफ स्ट्रॉ था, कमजोर व्यक्ति था, उससे उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कमजोर था। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उससे डरो मत, है ना, डोंट अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, यहां से आप ध्यान रख सकते हो। किसी भी इडियम्स को, जो भी इडियम्स होते हैं, आप उनको याद करने के लिए आप सिर्फ उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला अ मैन, एक व्यक्ति, किस चीज का, स्ट्रॉ का, तिनके का बना हुआ, तो कमजोर व्यक्ति। अगला है अ ब्लैक शिप। हर परिवार में ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे परिवार को कलंकित करके रख देता है, पूरे परिवार को बदनाम करके रखा रहता है। अक्सर ऐसा होता है, किसी न किसी एक पूरे पुष्ट एक खानदान में ऐसा व्यक्ति होता है, तो उसको आप बोलते हो ब्लैक शिप, बदनाम व्यक्ति। हिज अंकल इज अ ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली बिकॉज ऑफ हिज डीड, डीड मतलब कार्य, अपने कार्यों की वजह से जो उसके अंकल हैं वो ब्लैक शिप हैं उस परिवार के। तो ब्लैक शिप का मतलब हो गया बदनाम व्यक्ति, जो भी ब्लैक शिप होगा उस परिवार में तो बदनाम होगा अपने कामों की वजह से। एप्पल ऑफ वंस आई, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, आंखों का प्यारा होना, बहुत प्रिय होना, तो दैट इज कॉल्ड एप्पल ऑफ वंस आई। अत्यधिक प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, मैं अपनी माँ के आंखों का प्यारा हूं, आंखों का तारा हूं, तो आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। एट आर्म्स लेंथ, आर्म मतलब होता है हाथ, लेंथ मतलब दूरी, तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हो गया कि उससे एक हाथ की दूरी, बोलते ना मुझसे एक हाथ की दूरी पे रहो, है ना, कुछ भी हो सकता है। आई कीप सम ऑफ माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स, सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, जिनको मेरा दोस्त कहा जाता है, उनसे मैं एक हाथ की दूरी बना के रखता हूं। एक हाथ की दूरी बना के रखना मतलब मैं उनसे दूरी बनाए रखता हूं, जैसे आपने पढ़ा था लास्ट टाइम पे, कीप एट बे, किसी को दूरी पे रखना। अगला है एट योर फिंगर टिप्स, कोई भी चीज अगर आपके फिंगर टिप्स पे है ना तो आपको बहुत ही आसानी से याद है ना। आई हैव माई आंसर्स एट माई फिंगर टिप्स, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एट माई फिंगर टिप्स, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे फिंगर टिप्स पे है, मुझे याद है, बहुत अच्छे से पता है, तो अच्छे से याद होना। ही हैज ऑल द आंसर्स एट हिज फिंगर टिप्स, जब भी आपसे क्लास में कुछ पूछा जाएगा तो हमेशा टीचर ये चाहेंगे कि आपके आंसर्स कहां हो, आपके फिंगर टिप्स पे हो। क्लियर, आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद हो। एट सी, कंफ्यूज्ड, परेशान। बिगनिंग अ न्यू वेंचर लेफ्ट हिम एट सी, जब उसने एक नया वेंचर, एक नया बिजनेस कह लो, एक नया चीज शुरू करने गया तो उसने उसको बिल्कुल एट सी पे लाकर रख दिया। एट सी मतलब कंफ्यूज्ड, उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि अभी तो ये 20 इडियम्स पढ़ाए हैं,
और इसके बाद से अब मैं नहीं जानता हूं कि क्या होना है। तो वो आपने एक नई शुरुआत तो कर दी, बट इसके बाद आपको पता नहीं कि अब आगे क्या करना है। तो ये आपको कहां लाके रख देगा, एट सी पे, परेशान, कंफ्यूज। इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे आप समुद्र के बीचों बीच खड़े हो गए हो और आपको रास्ता नहीं पता है, बिल्कुल भूल चुके हो, तो आप क्या हो गए उस टाइम पे, बिल्कुल परेशान, बिल्कुल परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, आपको समझ में नहीं आएगा किस और डायरेक्शन में जाना है। तो दैट इज कॉल्ड एट सी। वहां से इडियम बना हुआ है, एट सी मतलब कंफ्यूज्ड, परेशान। अ लेम एक्सक्यूज, लेम का मतलब होता है ना, देखो घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि घोड़ा लेम हो गया है। तो लेम का मतलब एक तरह से लंगड़ा हो जाना है ना, कमजोर हो जाना। तो लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब बहाना, और लेम का मतलब कि बहुत ही लेम एक्सक्यूज है, तो बहुत ही खराब बहाना, बहुत ही कमजोर बहाना। इतने लेम एक्सक्यूजेस क्यों बना रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज टू अवॉइड वर्क, है ना, काम को टालने के लिए, टू अवॉइड वर्क, काम को टालने के लिए तुम्हें लेम एक्सक्यूज नहीं करने चाहिए यार, बेवकूफ हो क्या। यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज, बेकार बहाने मत बनाओ। अ फार क्राई, बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल डिफरेंट होना। फार क्राई का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट होना, बिल्कुल अलग होना, जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल हट के होना। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑल दिस लग्जरी वाज अ फार क्राई फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हिज चाइल्डहुड। बचपन में बहुत गरीब था, लेकिन अभी वो बहुत अमीर हो चुका है, उसने मेहनत की, पढ़ाई की, कुछ जॉब पाई, फिर खूब पैसे कमाए और अभी वो बहुत अमीर हो चुका है। तो एक दोस्त उसके लिए बता रहा है कि जितनी भी विलासितापूर्ण चीजें दिख रही है ना, ऑल दिस लग्जरी वाज अ फार क्राई, वो बिल्कुल अलग थी फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की जो गरीबी थी। पोवर्टी मतलब गरीबी, क्लियर। तो अ फार क्राई एकदम बिल्कुल डिफरेंट होना, बिल्कुल अलग होना। अ पेटीकोट गवर्नमेंट, औरतों का शासन, जैसे डेमोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, इसी तरह से एक पेटीकोट गवर्नमेंट होता है जहां पे ऑफिशियल्स में ज्यादातर औरतें होती हैं, तो औरतों का शासन। इज इट फिजिबल, फिजिबल एक अच्छा वर्ड है, संभव है, साध्य है, क्या ये पॉसिबल है, जैसे आप बोलते हो ना इज इट पॉसिबल, उसकी जगह पे यूज कर सकते हो इज इट फिजिबल, बहुत अच्छा वर्ड है, फिजिबल, क्या ये संभव है, साध्य है। टू हैव अ पेटीकोट गवर्नमेंट, कि हम औरतों का शासन रखें इन इंडिया, भारत में, और देखो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्लियर। आगे देखो, अ क्विक्जोटिक प्रोजेक्ट, क्विक्जोटिक प्रोजेक्ट, ये जो क्विक्जोटिक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है आपके विचार तो थोड़े से अनयूजुअल है, थोड़े अजीब है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी बात ऐसे बोल दो, जैसे मैं बोल दूं कि बहुत जल्दी मैं एक ऐसे ही टेक्निक लाने वाला हूं जिसके थ्रू मैं आपसे यहाँ बैठे बैठे आपसे बात कर सकता हूं मन से, है ना, टेलीपैथी के थ्रू। थोड़ा क्विक्जेटिक हो जाएगा, है ना, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि मैं यहाँ से मन से बैठे बैठे आपसे मन से बात कर लूं, इस तरह का कुछ ऐसा कार्य जो वास्तविक तौर पे संभव ना हो। मैन्युफैक्चरिंग एन एयर बाइक, एयर बाइक मतलब हवा में उड़ने वाली बाइक बनाना। अगर मैं इस टाइम पे कहूं मैं बहुत जल्दी हवा में उड़ने वाली बाइक बना रहा हूं, बहुत ही जल्दी पानी पे चलने वाली कोई ऐसी चीज बना दे रहा हूं जो कि पॉसिबल नहीं है, इस तरह से कुछ भी। तो मैन्युफैक्चरिंग एन एयर बाइक इज अ क्विक्जेटिक प्रोजेक्ट। और देखो आगे लिखा हुआ है टिल नाउ, अभी तक के लिए, हो सकता है फ्यूचर में बन जाए, बट अभी तक के लिए क्या है कि एक क्विक्जेटिक प्रोजेक्ट है। तो कोई भी चीज क्विक्जेटिक है तो वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। एट अ लॉस, जैसे ये एट सी था ना, कंफ्यूज्ड, परेशान, उसी तरह होता है एट अ लॉस, समझ ना आना, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाना। डिटेक्टिव्स आर सो फार एट अ लॉस, वो अभी तक बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर हिज डेथ, है ना, ये हेल्थ लिखा हुआ है, डेथ होगा, ठीक है, DEATH सही कर लेना उसको। देखो तो जो भी डिटेक्टिव्स हैं वो अभी तक उसके मौत के कारण को बताने में असमर्थ रहे हैं, दे आर एट अ लॉस, क्लियर। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपा हुआ सांप, एक तरह से छिपा हुआ शत्रु जिसपे आप विश्वास ना कर सको, ट्रस्ट ना कर सको, बिलीव ना कर सको, तो उसको आप बोलोगे कि स्नेक इन द ग्रास। यू कांट ट्रस्ट हिम, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, फॉर ही जस्ट ए स्नेक इन द ग्रास। अरे बहुत बार अपने दोस्तों को धोखा दिया, पैसे ले लेकर भागा है, उस पर विश्वास मत रखो, है ना, वो रो रहा है बट उसके पैसे मत देना, वो बहुत डिसीटफुल पर्सन है, बहुत ट्रेचरस है, धोखा दे देगा। और रोलिंग स्टोन, रोलिंग मतलब लुढ़कता हुआ, स्टोन मतलब पत्थर, तो जैसे बोलते ना कि ये लुढ़कता हुआ आदमी है, इसके ऊपर भरोसा मत रखो, ये थोड़ा सा सेंस अलग है यहाँ पे। देखो स्नेक इन द ग्रास, जो मौके पे आपको धोखा दे, रोलिंग स्टोन, उससे बात ही मत करो, उसका कोई भरोसा नहीं, कब किधर कहां चला जाए, जिसका भरोसा ना हो। आई वुड नेवर बिलीव हिम फॉर ही इज अ रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन मतलब जिसका मतलब आप कह सकते हो कि कोई तय नहीं है कि वो क्या करेगा, उसको आप बोलते हो रोलिंग स्टोन। स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, जो आपको धोखा दे दे, क्लियर। एक बार फिर से देख लो, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब तिनका, तो तिनके वाला व्यक्ति कमजोर व्यक्ति, कभी वो पोटेंशियल नहीं पा पाया क्योंकि वो कमजोर व्यक्ति था, उससे मत डरो क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ब्लैक शिप, बदनाम व्यक्ति, हिज अंकल इज अ ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ऑफ हिज डीड, डीड मतलब कार्य। एपल ऑफ वंस आई, आंखों का प्यारा होना, बहुत प्रिय होना, आई एम द एपल ऑफ माई मदर्स आई,
एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर होना। आई कीप सम ऑफ माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो मेरे तथाकथित दोस्त हैं उनको मैं एक हाथ की दूरी पे रखता हूं, उनसे अपनी दूरी बना के रखता हूं। एट योर फिंगर टिप्स, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद होना। आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एट माई फिंगर टिप्स, ही हैज ऑल द आंसर्स एट हिज फिंगर टिप्स। एट सी, परेशान, कंफ्यूज्ड, एक कोई नया वेंचर, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने जाते हो, उसने उस व्यक्ति को छोड़ के रख दिया एट सी, बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया। अ लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, लेम का मतलब होता है कमजोर, तो झूठा बहाना। यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज टू अवॉइड वर्क। फार क्राई, बिल्कुल अलग होना। ऑल दिस लग्जरी वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हिज चाइल्डहुड, बचपन में जो गरीबी थी उससे बिल्कुल अलग है जो इस समय की विलासता है। अ पेटीकोट गवर्नमेंट, औरतों का शासन, क्या ये फिजिबल है, संभव है टू हैव अ पेटीकोट गवर्नमेंट इन इंडिया? एक क्विक्जेटिक प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एन एयर बाइक, अगर एयर बाइक बनाने की बात कर रहे हो इस टाइम पे तो ये एक क्विक्जेटिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे अभी मैं कहूं कि बहुत जल्दी मैं चांद पे घर बना दूंगा, है ना, इस तरह की कोई चीजें। एट अ लॉस, समझ ना आना। डिटेक्टिव्स आर सो फार एट अ लॉस टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर हिज डेथ, जो डिटेक्टिव्स हैं वो अभी एट अ लॉस है। एट अ लॉस है मतलब कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ लॉस हो चुका है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपा हुआ सांप, तो छिपा हुआ शत्रु, उस पर विश्वास मत करो, वो स्नेक इन द ग्रास है। रोलिंग स्टोन, लुढ़कता हुआ पत्थर, तो इसका मतलब जो लुढ़क जाए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आई वुड नेवर बिलीव हिम फॉर ही जस्ट अ रोलिंग स्टोन। क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और इस 10 से 12 मिनट के इस वीडियो में ना पूरे 15 के 15 इडियम्स आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला जो इडियम है हमारे पास वो है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात कहना। मान लो मैंने ये क्लास स्टार्ट करी और मैं लगातार ये बातें करने लगूं कि आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसके बाद उस पढ़ाई के बारे में और रिसर्च करेंगे। आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, जिंदगी भर आप कभी इस चीज को नहीं भूल पाओगे, और मैं यही बात करते रहूं। तो कोई भी बोल सकता है कि सर आप इतनी घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो, आपको करना क्या ये बताओ, कम टू द पॉइंट, जो भी पॉइंट है ना उस पे आ जाओ, ठीक है। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना, किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहना, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश। मैं आपको ही बोल सकता हूं डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे, एकदम तुरंत के तुरंत जो पॉइंट हो, जो मुद्दा हो उस पे आओ। तो देखो यूज कैसे लिखा गया है, डोंट बीट अबाउट द बुश। ये जो साइन लगा हुआ है ना, ये वापस से इसी पूरे जो फ्रेज है इसको यूज करने के लिए ना जगह ना जाए, तो मैंने एक साइन लगा दिया, इसका मतलब है वो फ्रेज वापस से वही यूज हुआ है। तो डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे, मतलब तुरंत के तुरंत तुम पॉइंट पे आओ, जो भी सही मुद्दा है उस पर बात करो। क्लियर हो गया? पक्का? चलो दूसरा देखो, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से। मैं इन सभी इडियम्स को याद कर रहा हूं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आई एम लर्निंग दीज इडियम्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब वेरी क्विकली, बहुत तेजी से, उसकी मतलब कोई कंट्रोल नहीं उस पर, तो दैट इज कॉल्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, हमारा जो देश है वो प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे? तो बहुत तेजी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस, या प्रोग्रेसिंग मैंने वर्ब बना दिया था, यहाँ पे मैंने मेकिंग को वर्ब बनाया, प्रोग्रेस को नाउन बना दिया। तो आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, नॉट रेगुलर, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मतलब हो रहा है फिर रुक रहा है, फिर हो रहा है फिर रुक रहा है। जैसे मेरे वीडियोस हैं, आते हैं फिर नहीं आते हैं, फिर आते हैं फिर नहीं आते, फिर बहुत दिनों तक नहीं आते, फिर आते हैं फिर आते हैं, मतलब ये जो जिस पोजीशन में चल रहा है, जिस मोशन में चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। Because of the other commitments, and trust me, because of the other commitments, I am not able to continue my videos, and that's why it is going by fits and starts. So because of the other commitments, I can write my book by fits and start, या कई बार in fits and starts भी आ सकता है। तो by fits and starts का मतलब हो गया बहुत ही irregular तरीके से, बहुत ही अनियमित तरीके से। अगला हमारे पास ब्लैक शिप। एक्चुअल में ये नाउन है ब्लैक शिप, आप किसी पर्सन को बोल सकते हो, यू आर द ब्लैक शिप ऑफ योर फैमिली, यू आर द ब्लैक शिप ऑफ योर फैमिली। इसका मतलब आप अपनी फैमिली में ना बिल्कुल हटकर हो, और स्पेशली निगेटिव कामों के लिए आप नोटोरियस हो, आप कुख्यात हो बुरे कामों के लिए, कलंक हो उस परिवार के लिए, तो उस पर्सन को आप बोलोगे ब्लैक शिप। रवि जो है वो ब्लैक शिप है अपने परिवार का, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, ही इज अ क्रिमिनल, तो वो क्या है? ब्लैक शिप है। तो रवि इज द ब्लैक शिप इन हिज फैमिली एज ही इज अ
क्रिमिनल, जैसा कि वो क्रिमिनल है इस वजह से वो क्या है, ब्लैक शिप है। अगला है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जो चीज आपको पैसा दे, जिसकी वजह से आपका घर का खर्चा चल रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। जैसे जो टीचिंग है ना, इस टाइम पे मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है, तो टीचिंग इज द ब्रेड एंड बटर फॉर माई लाइफ राइट नाउ। इस समय के लिए अगर देखा जाए तो टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। माई ब्रेड एंड बटर का मतलब मेरे जीविकोपार्जन का साधन, मेरे खर्चा चलाने का साधन, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हॉट कभी कोल्ड। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है, मतलब कभी हाँ कभी नहीं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी ये वाली बात कभी वो वाली बात, दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मैं आपसे बोल रहा हूं क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ करूंगा। नहीं यार शायद नहीं कर पाऊं। हाँ हाँ लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तो दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इधर उधर होते रहना। ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग अ करियर। अपना करियर चुनने के क्वेश्चन जब उससे पूछा गया कि तुम अपना कौन सा करियर चुनोगे, तुम्हारा करियर क्या है या तुम क्या करना चाहते हो, तो ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, मतलब इधर उधर होता रहा, वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाया। कभी ये बोल रहा था, कभी वो, कभी फिर ये, कभी वो, तो दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अनिश्चित होना, नॉट श्योर। ब्रिंग टू बुक, सजा देना, बड़ा ही अजीब है। जैसे ब्रिंग टू बुक आपको लगेगा कि पढ़ने के लिए बोलना, और खास तौर पे आपको तो लिखना होता है, आपको तो इसकी यूज लिखने होते हैं। जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जहां कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है, तो वहां ऑप्शन में लिख देगा पढ़ना, है ना, टू रीड, तो वहां पे लगता है कि ब्रिंग टू बुक का मतलब हो गया टू रीड, बट इडियम्स है, इडियम्स का मतलब होता है उनके छिपे हुए मतलब। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना। द गिल्टी वॉज ब्रिंग टू बुक बाय द जज, जो भी गिल्टी था, जो कन्विक्ट था, द कन्विक्ट वॉज ब्रिंग टू बुक बाय द जज, मतलब जो भी दोषी था उसको जज के द्वारा सजा दिया गया। तो पैसिव वॉइस में बना द कन्विक्ट वॉज ब्रॉट टू बुक, है ना, वॉज लगा दिया तो ब्रॉट लिखना पड़ेगा, ब्रिंग नहीं हो पाएगा। मैं अगर बोल रहा था तो गलत बोल रहा था। द कन्विक्ट वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द जज। अगला है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है बहुत ही संभ्रांत, जो बहुत ही कुलीन, जो बहुत ही अरिस्टोक्रेट होते हैं, जो बहुत ही वेल्दी फैमिली होती है, उसके जो मेंबर होते हैं उनको आप ब्लू ब्लड बोलते हो। बहुत ही, जैसे ब्लैक शिप था तो बहुत ही कलंकित है वो आदमी, अपने परिवार के लिए कलंक है। वैसे कोई मेंबर है वो बहुत ही धनी परिवार का है ना, तो आप उसको बोलोगे ब्लू ब्लड, ठीक है। जैसे तैमूर खान है ना, सैफ अली खान के घर में, तो ब्लू ब्लड है वो, ठीक है। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से होना, बहुत ही समृद्धशाली परिवार से होना। रवि इज अ ब्लू ब्लड इन माई स्कूल। रवि जो है ब्लू ब्लड है मेरे स्कूल में, यानी कि वो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से है, बहुत पैसा है उसके यहाँ, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब करोड़ों उसके पिताजी और बाबा जी ने छाप के रखे हुए हैं, तो वो ब्लू ब्लड है। बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स का मतलब होता है इन एवरी पॉसिबल वे, हर तरीके से। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन बाई ऑल मीन्स का मतलब हर तरीके से, निश्चित तौर पर, हर प्रकार से। यूज देखो, ही इज ट्रैप्ड इन डेट बाई ऑल मीन्स नाउ। हर तरह से, अगर जिस तरह से भी देखो, हर निश्चित तौर पे, सर्टेनली वो पूरी तरह से डेट में फंस चुका है। ही इज ट्रैप्ड इन डेट बाई ऑल मीन्स नाउ। अगला है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है आमतौर पे, बहुत ही जनरली, बहुत ही सामान्यता अगर बात करो, सब कुछ देखते हुए बात करो, सब कुछ सोचते हुए, कवर करते हुए, तो आप बोलोगे बाई एंड लार्ज। ही इज अ वेजिटेरियन बाई एंड लार्ज। अगर तुम सब कुछ देखो कि वो क्या खाता है, किस तरह रहता है, तो तुम कह सकते हो कि बाई एंड लार्ज ही इज अ वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी है, सब कुछ कंसिडरिंग द होल थिंग्स, द होल पॉइंट, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, तो दैट इज कॉल्ड बाई एंड लार्ज, आमतौर पे। फिर एक हमारे पास है बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी प्रकार से। मतलब मुझे नहीं पता कि तुम इन इडियम्स को कैसे याद करोगे, बट आई वॉन्ट दीज इडियम्स टू बी लर्न्ड बाई हुक और बाई क्रुक। आई वॉन्ट दीज इडियम्स, यहां पे दिस वर्क लिखा हुआ है, मैंने दीज इडियम्स कर दिया। आई वॉन्ट दीज इडियम्स टू बी लर्न बाई हुक और बाई क्रुक, चाहे किसी भी तरीके से। मुझे नहीं पता तुम कैसे याद करते हो, कौन सा चूरन खाते हो, या फिर कौन सा मंत्र पढ़ते हो, जिस मंत्र से भी पढ़ो, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, बट ट्रस्ट मी, कि अगर आप मेरी क्लास रिसीव कर रहे हो, मेरी क्लास ले रहे हो, मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये इडियम्स याद हो जाएंगे। इसमें फिर बाई हुक और बाई क्रुक वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप दूसरों को बोल सकते हो कि बाई हुक और बाई क्रुक, अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपको याद हो जाएगा। बेक एंड कॉल, BEC के, बेक का मतलब होता है ना, बेकॉन होता है, बेकॉन, बेकॉन का मतलब इशारा करना है ना, तो वही बेक एंड कॉल, बिल्कुल सेवा में हाजिर रहना, इशारे पे। मैंने एक बार बोला हेलो चंदन, चलो आ जाओ, चंदन यहाँ पहुंचा है मेरे सामने, हाँ सर बताइए क्या काम है, तो दैट इज कॉल्ड बेक एंड कॉल।
हमें अपने जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके मतलब इशारों पे हमेशा हाजिर होना चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ आ जाओ तो वहां पहुंच जाना चाहिए। तो लिखा हुआ है आई एम ऑलवेज एट द बेक एंड कॉल ऑफ माई मॉम। मेरी माँ जब भी बुलाती है, मेरी मम्मी जब भी बुलाती है तो मैं वहां पे हमेशा होता हूं। तो आई एम ऑलवेज एट द बेक एंड कॉल ऑफ माई मॉम। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित, पूरे सामान के सहित, सारे सामान के साथ, बैग एंड बैगेज। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, बैग एंड बैगेज, ध्यान रखना विथ मत लगा देना, है ना। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। बैग एंड बैगेज मतलब कंप्लीटली जो भी सब कुछ था, सब मतलब पूरे सामान के साथ, पूरे बोरिया बिस्तर सहित ब्रिटिश ने भारत छोड़ दिया, बैग एंड बैगेज 1947 में पूरी तरह से। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, एकदम अचानक से कोई बात आती है, कोई खबर आती है, कोई न्यूज आती है, कोई न्यूज ब्रेक होती है, तो दैट इज कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड। मोदी जी का रेजिग्नेशन आ जाए, मोदी जी कहते कि मैं प्रधानमंत्री की पोस्ट से अब हट रहा हूं, तो इस टाइम की वो सबसे बड़ी खबर हो जाएगी और ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसका जो रेजिग्नेशन आया वो एकदम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, अनएक्सपेक्टेड था। आखिरी है बिसाइड द मार्क, एकदम असंगत, इलॉजिकल, इररिलेवेंट, जो तर्क संगत ना हो, जिसका कोई तर्क ही ना बनता हो। ये जो आप बोल रहे हैं ना सर कि मोदी जी रेजिग्नेशन दे देंगे, ये बिल्कुल बिसाइड द मार्क लग रहा है। योर एक्सप्लेनेशन, योर थ्योरी इज कंप्लीटली बिसाइड द मार्क, बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इस बात का कि मतलब मोदी जी इस टाइम पे रेजिग्नेशन दे देंगे, ठीक है। तो योर थ्योरी, योर प्रिंसिपल, योर एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटली बिसाइड द मार्क, ठीक है। तो योर आंसर्स आर बिसाइड द मार्क, तुम्हारे जो आंसर्स है वो पूरी बिसाइड द मार्क है, एकदम असंगत है, तर्क से हटकर है। ये जो इडियम्स हमने सीखे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं, देखो सारे इडियम्स में बोल रहा हूं बहुत आराम से, दिल पे हाथ रख के बताना कि याद हुआ कि नहीं। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर कहना, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बहुत ही इरेगुलर तौर पे, आई एम अर्निंग मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बहुत ही इरेगुलर तौर पे, कभी आ रहे हैं पैसे, कभी नहीं आ रहे, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। ब्लैक शिप, यू आर द ब्लैक शिप ऑफ योर फैमिली, तुम अपने परिवार के ब्लैक शिप हो, बिकॉज यू आर अ क्रिमिनल, क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो, कलंक हो अपने परिवार में। ब्रेड एंड बटर, जीविकोपार्जन, मतलब जिससे आपका घर का खर्चा चले, आपका जीवन यापन हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ, इस समय अगर देखो तो टीचिंग ही मेरा ब्रेड एंड बटर है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इधर उधर होना, नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर लाइफ, अबाउट द थिंग्स, मतलब जो भी चीजें चल रही हो उस पर श्योर नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड। रवि कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द इश्यू या ऑन द टॉपिक या अबाउट द चूजिंग हिज करियर, किसी भी बारे में वो लगातार इधर उधर होता रहा। ब्रिंग टू बुक, सजा देना। द कन्विक्ट वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द जज, जो दोषी था उसको सजा दिया गया जज के द्वारा। ब्लू ब्लड, प्रतिष्ठित परिवार से होना, कुलीन वर्ग, ब्लू ब्लड को आप हिंदी में बोलते हो, एग्जैक्ट हिंदी है कुलीन वर्ग से होना। रवि इन माई स्कूल इज अ ब्लू ब्लड, है ना, मेरे स्कूल में जो रवि है वो ब्लू ब्लड है, मतलब कुलीन वर्ग से है, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से, बहुत समृद्धशाली परिवार से है। बाई ऑल मीन्स, हर तरह से, तो वो कर्जे में डूब चुका है, ही इज ट्रैप्ड इन डेट बाई ऑल मीन्स, हर प्रकार से, अगर तुम देखो किसी भी तरह से ना, हर प्रकार से, बाई ऑल मीन्स मतलब निश्चित तौर पे, जिसको आप बोल सकते हो। बाई एंड लार्ज, आम तौर पे, सब कुछ कंसीडर करते हुए अगर देखो तो वो तो एक वेजिटेरियन है भाई, बिल्कुल नहीं खाता, अंडे भी नहीं खाता यार, जो लोग बोलते हैं कि अंडे खा लो शाकाहारी, वो कुछ नहीं खाता है, एकदम घास फूस खा के रहता है, शाकाहारी है। बाई एंड लार्ज ही इज अ वेजिटेरियन, कंप्लीटली वेजिटेरियन। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी प्रकार से, आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, बट बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू पे दिस मनी, तुम्हें ये पैसा पे करना पड़ेगा। तो बाय हुक एंड बाय क्रुक और बाय क्रुक। बेक एंड कॉल, सेवा में हाजिर होना, है ना। आई एम ऑलवेज एट बेक एंड कॉल ऑफ माई मॉम, मैं अपने जो मम्मी है मेरी, जब भी वो बुलाती है तो वहां पे सेवा में हाजिर होता हूँ, इशारों पे वहां पे खड़ा रहता हूँ, दैट इज कॉल्ड बेक एंड कॉल। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, बैग एंड बैगेज इन 1947, जो ब्रिटिश थे वो भारत को छोड़ दिए 1947 में पूरे बोरिया बिस्तर
सही। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, समथिंग दैट इज मतलब बिल्कुल शॉक कर दे आपको, दैट इज कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कोई न्यूज है, कोई बात हो गई, कुछ भी। हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो उसका रेजिग्नेशन था वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, नॉट श्योर। बिसाइड द मार्क, असंगत, जो पॉइंट पे ना हो, पॉइंट से हटकर हो। योर एक्सप्लेनेशंस आर बिसाइड द मार्क, जो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल बिसाइड द मार्क है। पहला हमारे पास जो इडियम है वो है विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के, जब आपको नहीं पता कि क्या कारण है, आई डोंट नो व्हाई, अगर आपके पास इस तरह का रिप्लाई है तो वहां पे आप ये इडियम यूज कर सकते हो, विदाउट राइम और रीजन। सडनली विदाउट राइम और रीजन हिज मूड चेंज, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हुए हैं। पता नहीं क्यों अचानक से बिना किसी कारण के उसका मूड बदल गया, हिज मूड चेंज्ड, एंड व्हाई, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो, जिंदगी सुख और दुख से भरी हुई है। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो, वैसे वो का मतलब होता है ग्रेट अनहैप्पीनेस, बहुत ज्यादा दुख जो है उसको आप बोलोगे वो, और व्हील का भी मतलब घाव ही होता है, बट यहाँ पे इडियम्स क्योंकि हिडन मीनिंग के साथ होता है, तो व्हील एंड वो का मतलब है सुख और दुख। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो। विथ ओपन आर्म्स, खुले दिल से किसी का स्वागत करना, बहुत ही जिसे आप बोलते हो ना कि उन्होंने मेरा बहुत ही भव्य ग्रैंड वेलकम किया, बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया, तो दैट इज कॉल्ड विथ ओपन आर्म्स। वन शुड वेलकम वंस रिलेटिव्स विथ ओपन आर्म्स। देखो एक तो आपका जो सिंटेक्स आता है ना वहां पे ये एरर आएगा, वन शुड वेलकम हिज रिलेटिव्स, तो गलत हो जाएगा। वन शुड वेलकम वंस रिलेटिव्स, तो एक एरर आप देख लेना यहाँ पे, सिंटेक्स में आपके ये पेपर में आ सकता है। एक को वेलकम करना चाहिए, शुड आपका मॉडल इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वन शुड वेलकम वंस रिलेटिव्स विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स का मतलब खुले दिल से, बिल्कुल ओपन होकर कि हाँ ठीक है हम आपका स्वागत करते हैं, है ना, बहुत ही फ्रेंडली जो नेचर होता है उसके साथ। नेक्स्ट है हमारा विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू का मतलब होता है किसी इंटेंशन के साथ, किसी इरादे के साथ, और ये जो फ्रेज है विथ अ व्यू टू, ये भी आपके सिंटेक्स में आ सकता है, बता रहा हूं कैसे, देखो। He has called a meeting of all parties, उसने सभी पार्टीज की मीटिंग बुलाई है। हैज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। He has called a meeting of all parties with a view to, इस इरादे के साथ, इस इंटेंशन के साथ, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, क्योंकि उसको एक नई सरकार बनानी है, फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट या फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना विथ अ व्यू टू, इसके साथ आप देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं विथ अ व्यू टू फ्रेज मिल जाए या लुक फॉरवर्ड टू, दो फ्रेज ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। लुक फॉरवर्ड टू, अगर ये कट रहा हो तो ध्यान रखना, लुक फॉरवर्ड टू, और दूसरा विथ अ व्यू टू, ये दोनों ध्यान रखना। इनके साथ आपको अगर नाउन आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म कर देना, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी और तब इसको बोलते हैं जिरन। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हो तो। He has called a meeting of all parties with a view to forming, with a view to form नहीं होगा, पेपर में आपके सिंटेक्स में एरर यहाँ पे आ सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी में उतार और चढ़ाव हमारे आते रहते हैं, हम कभी जिंदगी में बहुत ऊपर होते हैं, फिर कभी बहुत नीचे होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो जैसे व्हील एंड वो था सुख और दुख, वैसे ही अप्स एंड डाउन। वन हैज टू सी अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। एक बार फिर से वही सिंटेक्स वाला एरर है, एक को देखना पड़ता है, वन हैज टू सी अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ, एक के जीवन में। अब यहाँ पे वन पे अपस्ट्रोफी लगाओगे, हिज नहीं लगाओगे, और अगर आपके सिंटेक्स में ये क्वेश्चन एरर के फॉर्म में आता तो वहां लिखा होता वन हैज टू सी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, वही एरर हो जाता, वहां पे हिज हटा के वंस करना पड़ता। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो इडियम है वो है अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब बहुत ही मॉडर्न होना, बहुत ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे आप फेमिलियर होना, वेल नोन होना। क्या है देखो, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, टू कीप आवर डेटाबेस अप टू डेट, अपने डेटाबेस को क्या करना, एकदम लेटेस्ट चीजों से भर के रखना, अप टू डेट करना। सो वी वर्क हार्ड टू कीप आवर डेटाबेस अप टू डेट। नेक्स्ट है पुट समबडी टू द स्वॉर्ड। अगर स्वॉर्ड, तो बहुत सारे इडियम्स ऐसे होते हैं, अगर आप उसमें किसी वर्ड के मतलब को समझ लो तो शायद वो इडियम्स आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे पुट का मतलब होता है रखना और स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, तो पुट समबडी टू द स्वॉर्ड का मतलब किसी को तलवार पे रख देना, यानी कि उसकी जान ले लेना, उसको मार देना, हत्या कर देना, किल कर देना। पुट समबडी टू द स्वॉर्ड का मतलब है टू किल। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स, हजारों की संख्या में मासूम, वर पुट टू द स्वॉर्ड, उनको मार दिया गया, पैसिव वॉइस है,
वर के साथ पुट लगा हुआ, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो ये यहाँ पे V3 है, अगर वर के साथ लगा हुआ तो क्या है V3 है, पैसिव वॉइस है। और आई होप कि आपको ये बात पता होगी। Thousands of innocents were put to the sword, हजारों की संख्या में जो इनोसेंट्स है, मासूम है, उनको मार दिया गया, they were put to the sword। नेक्स्ट है हमारे पास to make both ends meet। to make both ends meet का मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर करना, बड़ी मुश्किल से खाने को होना, आपके पास बहुत कम पैसा है तो मुश्किल से गुजर बसर करना। जैसे आई एम मतलब इस समय मेरी जो सिचुएशन है, आप कह सकते हो कि मैं बस किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा हूं। तो देखो, मेनी फैमिलीज स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स मीट, बहुत सारे परिवार, मेनी फैमिलीज स्ट्रगल, संघर्ष करते हैं, टू मेक बोथ एंड्स मीट। आई एम स्ट्रगलिंग नाउ टू मेक बोथ एंड्स मीट, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं कि मैं किसी तरह से बस अपना खर्चा चला पाऊं। तो दैट इज कॉल्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, मुश्किल से गुजर बसर करना, किसी तरह से अपने घर का खर्चा चला पाना। नेक्स्ट है टू कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स का मतलब होता है धीरे धीरे जो बुरी स्थिति है, जो बुरी सिचुएशन है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकारना, यानी कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक्सेप्ट द बैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन, वो सिचुएशन जो कि बहुत ही खराब है, बहुत ही मतलब बदतर हालात हैं, उसको स्वीकारना, धीरे धीरे उसको स्वीकारना। तो दैट इज कॉल्ड टू कम टू टर्म्स। ये जो इडियम्स है ना, टू कम टू टर्म्स है ना, ये आपको थोड़ा परेशान करेगा। शायद आपको अभी तक जितने इडियम्स होंगे इसमें ये वाला इडियम भूलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वो हिडन मीनिंग दिख नहीं रही है किसी वर्ड से रिलेट करके। बट आपको ध्यान रखना है, कम टू टर्म्स का मतलब होता है धीरे धीरे उस स्थिति और उस परिस्थिति को स्वीकारना जो कि बहुत ही अप्रिय है, अनप्लीजेंट है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ही इज स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और अभी वो धीरे धीरे उस चीज को स्वीकार रहा है, उसको ये मान रहा है, अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहा है। सो ही इज स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गो बाय द बुक। गो बाय द बुक का मतलब होता है टू फॉलो द रूल्स ऑफ द बुक, मतलब एकदम जैसा कहा गया है, जिस तरह से बोला गया उसी तरह से फॉलो करना। गो बाय द बुक का मतलब होता है, या कई बार केवल बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब नियम कानून के तहत, जैसा नियम कानून कहा गया, जैसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए उसके हिसाब से। माई लॉयर ऑलवेज गोज स्ट्रिक्टली बाय द बुक। मेरा जो लॉयर है वो हमेशा जैसा रूल्स बोला गया है, जैसा रूल्स में कहा गया है, बिल्कुल उसी को फॉलो करता है। तो दैट इज कॉल्ड बाय द बुक। नेक्स्ट है टर्न द टाइड। टर्न द टाइड का मतलब हो गया कि चेंज द सिचुएशन, कंप्लीटली चेंज द सिचुएशन। कोई ऐसी बात हो गई और इसकी वजह से कई बार होता है कि हमारी सिचुएशन इस तरफ से होकर दूसरी तरफ चली जाती है, एकदम से हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड टर्न द टाइड। एग्जांपल देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोबेबली आवर लास्ट चांस टू टर्न द टाइड, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है ना, मान लो हमारी कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही है, हमारी हालत बहुत खराब है, मैं अपने एम्प्लॉइज से बोल रहा हूं कि देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है यही हमारा आखिरी चांस है हमारी सिचुएशन, हमारी सर्कमस्टांसेस, हमारी जो परिस्थितियां हैं उनको बदलने का। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोबेबली आवर लास्ट चांस टू टर्न द टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट इडियम है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। देखो बुल आप समझ रहे हो, उसको उसके हॉर्न को पकड़ के, यानी कि सींग को पकड़ के और उसका सामना करना, यानी कि किसी डेंजरस सिचुएशन का सामना एकदम सामने से करना। जब भी आपके सामने परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाएं, लेकिन आप डटकर उसका सामना करते हो, दैट इज कॉल्ड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। एग्जांपल देखो, इट वाज नॉट इजी टू किल द स्नेक। आसान नहीं था उस सांप को मारना, बट ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स। सो मान लो कोई घर में कभी सांप आ गया, कोई ऐसी बात हो गई, तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात है कि सांप आ जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन हो, तो वहां पे आप घबराए नहीं, यू डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि आपने निश्चय किया कि आप इस परिस्थिति का सामना करोगे। ये केवल एक स्नेक आने वाले केस में नहीं है, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ही एडवर्स है, आपके खिलाफ है, और लेकिन फिर भी आप वहां जाकर उसका सामना करते हो, तो दैट इज कॉल्ड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वुल्फ को डोर से दूर रखना, यानी कि जैसे अभी ये था ना टू मेक बोथ एंड्स मीट, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, उसी तरह होता है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, भूखमरी को दूर रखना। इतना पैसा होना कि जो स्टार्वेशन वाली सिचुएशन है ना, वो दूर रहती है, आप ऐसा नहीं है कि बिना खाए रहते हो, तो भूखमरी को दूर रखना। द पुअर हैव टू वर्क हार्ड। देखो पुअर आपका एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगाओगे, ये आपका सिंटेक्स का एरर है, देख लो। जैसे रिच आपका एडजेक्टिव होता है, ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज ब्रेव, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं, यहीं पे समझ लेना थोड़ा सा। तो ये चारों आपके एडजेक्टिव है। अगर आप एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा दोगे तो द रिच, द पुअर, द ब्रेव, द ऑनेस्ट।
तब ये पूरे पूरे कम्युनिटी का बोध कराएगा और इसके लिए आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, अब यहां पे देखो द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। वैसे पुअर एडजेक्टिव है, पुअर नाउन नहीं है। हमने द आर्टिकल लगा के द पुअर पूरा नाउन फ्रेज बना के इसका मतलब पूरी पूरी कम्युनिटी गरीब लोग, और इसकी वजह से मैंने हैव लगाया है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। वैसे पुअर एडजेक्टिव है, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, तो वहां पे पुअर एडजेक्टिव है। बट हम कई बार एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा के उस पूरी पूरी कम्युनिटी का बोध कराते हैं, और इसी वजह से द पुअर का मतलब पूरे गरीब लोग। द पुअर हैव टू वर्क हार्ड। अब एक फ्रेज ये समझ लो, हैव टू वर्क हार्ड। अभी यहाँ पे कहीं आया था हैव टू सी, मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस। आपको ये काम करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा, या आपको ये काम करना पड़ता है तो यू हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू डू दिस। समझ आ गया, उसे ये काम करना पड़ता है, ही हैज टू डू दिस। उसी तरह से गरीब लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, द पुअर हैव टू वर्क हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ताकि वो भूखमरी को दूर रख सके। बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, कीप एन आई ऑन, मतलब अपनी निगाहें बना के रखना। कीप एन आई ऑन, अपनी निगाहें बनाकर रखना, बहुत क्लोजली उस पर ध्यान रखना। वी हैव आस्क्ड द नेबर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी हैव आस्क्ड द नेबर्स टू कीप एन आई ऑन द हाउस फॉर अस, हमारे लिए वो घर की निगरानी करें। टू कीप एन आई ऑन द हाउस फॉर अस व्हाइल वी आर अवे, जबकि हम क्या है, घर से बाहर है, घर से दूर है। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है निगरानी रखना, और हमने अपने पड़ोसियों से कहा, वी हैव आस्क्ड द नेबर्स टू कीप एन आई ऑन द हाउस फॉर अस, हमारे लिए वो घर पे निगरानी रखें, व्हाइल वी आर अवे, जबकि हम क्या है, बाहर है। तो अभी ये 12 थे, अभी मैं इनको रफ करूंगा और इसके बाद 10-12 और लिखूंगा। पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। विदाउट राइम और रीजन, आप बिल्कुल मन में बोलते रहना मेरे साथ साथ, आपको निश्चित तौर पे सारे इडियम्स तैयार हो जाएंगे। विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के, सडनली विदाउट राइम और रीजन हिज मूड चेंज। व्हील एंड वो, सुख और दुख। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो, जिंदगी सुख और दुख से भरी हुई है। विथ ओपन आर्म्स, खुले दिल से। वन शुड वेलकम वंस रिलेटिव्स विथ ओपन आर्म्स, एक को अपने रिलेटिव्स का स्वागत करना चाहिए खुले दिल से, तहे दिल से। विथ अ व्यू टू, किसी इरादे के साथ, किसी इंटेंशन के साथ। विथ अ व्यू टू, फिर एक बात ध्यान रखनी है कि विथ अ व्यू टू के साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। सर आई कम हियर विथ अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश, मैं यहाँ पे इस इरादे से आता हूं कि मैं इंग्लिश सीख सकूं। He has called a meeting of all parties, उसने सभी पार्टीज की मीटिंग बुलाई with a view to forming a government। नेक्स्ट है हमारे पास अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, या वन हैज टू सी अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। अप टू डेट, बिल्कुल मॉडर्न होना, रिसेंट टेक्नोलॉजी से अपडेट होना, उसके बारे में पता होना। वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं टू कीप आवर डेटाबेस अप टू डेट। पुट समबडी टू द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, यानी कि किसी को मार देना। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स वर पुट टू द स्वॉर्ड, यहाँ पे वर्ब पुट पैसिव वॉइस है क्योंकि वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर हमारे पास टू मेक बोथ एंड्स मीट, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। मेनी फैमिलीज स्ट्रगल, मेनी यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना पड़ेगा। मेनी बॉयज, मेनी बुक्स, अनकाउंटेबल के लिए मेनी का यूज नहीं करोगे, ये भी ध्यान रखना। तो मेनी फैमिलीज स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू कम टू टर्म्स, ये वाला जो इडियम था इसके लिए मैंने कहा था कि इसको ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा भूल सकता है। कम टू टर्म्स का मतलब होता है धीरे धीरे अनप्लीजेंट सिचुएशन को स्वीकारना, ग्रेजुअली एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट और बैड सिचुएशन, धीरे धीरे उस चीज को स्वीकारना। आई थिंक ही इज स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो धीरे धीरे उस चीज को मान रहा है, स्वीकार रहा है। टू गो बाय द बुक, एकदम नियम कानून को फॉलो करना। माई लॉयर ऑलवेज गो बाय द बुक, हमेशा वो जाता है, गोज बाय द बुक, हमेशा वो जो नियम कानून है वैसा ही वो पालन करता है, उसी तरह करता है। टर्न द टाइड, सिचुएशन को चेंज करना। दिस इज आवर लास्ट चांस टू टर्न द टाइड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज आवर लास्ट चांस टू टर्न द टाइड, ऐसे करके आप बोल सकते हो। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, समस्या का सामने से सामना करना। इट वॉज नॉट इजी टू किल द स्नेक बट ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जब भी आप बुल को उसके सामने से सामना करते हो, दैट इज कि डेंजरस सिचुएशन का सामने से सामना करना। टू कीप द बुल फ्रॉम द डोर, टू कीप द बुल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भूखमरी को दूर रखना। द पुअर हैव टू वर्क हार्ड टू कीप द बुल फ्रॉम द डोर, गरीब लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो भूखमरी को क्या करे, दूर रख सके, उन्हें भूखे ना सोना पड़े। द पुअर का मतलब गरीब लोग, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो द पुअर हैव टू वर्क हार्ड, और ये हैव टू वर्क हार्ड भी समझा दिया, करना पड़ता है।
नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है निगरानी रखना। वी हैव आस्क्ड द नेबर टू कीप एन आई ऑन द हाउस फॉर अस व्हाइल वी आर अवे। हमने पड़ोसियों से कहा है वी हैव आस्क्ड आवर नेबर्स टू कीप एन आई ऑन आवर हाउस, कि वो हमारे घर पे निगरानी रखे व्हाइल वी आर अवे, जबकि हम बाहर हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और अभी मैं इसको रफ करने वाला हूं, और जैसे ही मैं इसको रफ करूंगा तो फिर मैं अभी 10-12 इडियम्स और लिखूंगा, और इस पूरे सेशन में आपको आराम से 20 से 22 इडियम्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हमने स्क्रीन को साफ करके नए 10 इडियम्स और लिख दिए। अभी हमने 14 इडियम्स कवर किए थे, अभी ये 10 टोटल 24 इडियम्स हो जाएंगे। तो 20 मिनट के इस वीडियो में आपको 24 से 25 इडियम्स पूरे तैयार हो जाएंगे। पहला है हमारे पास इस बार टू एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, कोई रिजल्ट ना निकलना, सब कुछ धुएं में ही चला गया, मतलब आप कुछ रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, यानी कि उसने बहुत सारा प्रयास किया बट ही गॉट नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। तो यहां पे बनेगा ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, यानी कि टू कम टू नथिंग। अगला है टू निप इन द बड। बड का मतलब होता है वो फूल जो भी खिला ना हो, यानी कि कली एक तरह से, और निप का मतलब होता है एक शार्प बाइट, पिंच, इस तरह का। तो वो कली जो है ना उसको शुरू में ही तोड़ दिया, फूल बनने ही नहीं दिया, यानी कि कोई समस्या है उसको जन्म लेने ही नहीं दिया, शुरू में ही खत्म कर दिया। निप इन द बड का मतलब होता है समस्या को शुरू में ही खत्म कर देना। मेनी सीरियस इलनेस कैन बी निप्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनेगा, और यहाँ पे इलनेसेस कर लेना, ये छूटा हुआ है क्योंकि ये मेनी लगा हुआ है। अगर मेनी लगा हुआ है सीरियस एडजेक्टिव है, मेनी एडजेक्टिव है, इलनेसेस होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड। ये जो साइन बना रखा है, जगह नहीं होने की वजह से मैंने एक साइन, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको साइन दिखेगा, जब जगह नहीं हो तो आप वहां पे उसके लिए यूज कर सकते हो। फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, ठीक है ना, आप अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते हो। मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ। यदि उनको बहुत पहले ही पहचान लिया जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको शुरू में ही समाप्त किया जा सकता है। मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ। नेक्स्ट है हमारे पास टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर होना, मतलब मैं एक बार इधर आ रहा हूं फिर इधर हो रहा हूं, या फिर मैं इस मार्कर को ऐसे टू एंड फ्रो कर रहा हूं इस तरफ से, या फिर आप एक बड़े से शिप को देखो, वो शिप इस तरफ उस तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। तो ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो विथ हिज फ्रेंड, वो इधर उधर हो रहा है, टहल रहा है और इधर उधर हो रहा है अपने दोस्तों के साथ, है ना। शी इज रॉकिंग द बेबी टू एंड फ्रो। शी इज रॉकिंग द बेबी टू एंड फ्रो का मतलब वो बेबी को इधर उधर, जैसे आप देख लो प्यार से कैसे बच्चे को खिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। नेक्स्ट है हमारा टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क का मतलब हो गया किसी को डांटना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको लताड़ना, दैट इज कॉल्ड टू टेक टू टास्क। माई मदर टुक मी टू टास्क। मेरी मां ने मुझे बहुत डांट लगाई फॉर नॉट बीइंग सिंसियर अबाउट माई एग्जाम्स। अपने एग्जाम को लेकर मैं सिंसियर नहीं था, इसके लिए मेरी मां ने मेरी बहुत डांट लगाई। माई मदर टुक मी टू टास्क। टेक मी टू टास्क का मतलब होता है किसी को बहुत बुरा भला कहना, ठीक है। नेक्स्ट देखो टू ईट हम्बल पाई। देखो पाई का मतलब ऐसे तो केक होता है, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी कही हुई बात को स्वीकारना, मतलब आपको ये मानना, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया, अपनी कही हुई बात को स्वीकारना नहीं, अपने किए हुए गलत बात को स्वीकार, कहे हुए गलत बात को स्वीकारना कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई, अपनी गलती स्वीकारना, एक तरह से टू ईट हम्बल पाई, अपनी गलती को स्वीकारना, दैट इज कॉल्ड टू ईट हम्बल पाई। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है, आप इसके एग्जांपल से इसको और बेहतर समझ पाओगे। मान लो आपने कहा था कि मैं एक आइडिया लेकर आऊं और ये आइडिया बहुत काम करेगा, है ना, ये श्योर है कि आइडिया बहुत काम करेगा, बट वो आइडिया फेल हो गया। अब क्या है, अब आइडिया फेल हो गया तो आपको कंपनी के सामने, वहां पे लोगों के सामने अपनी गलती को स्वीकारना पड़ेगा, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि आपने गलती कर दी है। कैसे लिखा गया, सिंस योर आइडिया हैज फेल्ड, चूंकि तुम्हारा आइडिया फेल हो चुका है, नाउ यू विल हैव टू, अब तुम्हें, ये देखो फिर से साइन बना हुआ है टू ईट हम्बल पाई, अब तुम्हें अपनी बात को स्वीकारना पड़ेगा, अपनी गलती को स्वीकारना पड़ेगा, अपनी गलती को मानना पड़ेगा। नाउ यू विल हैव टू ईट हम्बल पाई इन द मीटिंग टुमारो। अगले दिन जब मीटिंग होगी तो वहां पे तुम्हें अपनी गलती को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलती कर दी है। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती को मानना। थ्रू थिक एंड थिन, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं इस टाइम पे, जब 12th लेवल पे आप होते हो तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सर्कमस्टांसेस कितनी भी एडवर्स हो, कितनी भी खिलाफ हो, आई विल बी विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया परिस्थितियां कैसी भी हो, डजेंट मैटर, उसके साथ होना, ठीक है। तो थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में साथ देना, क्लियर। एग्जाम्पल देखो, गुड फ्रेंड्स
विल ऑलवेज बी विथ यू। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ होंगे थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया हर परिस्थिति में साथ देना। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। ही इज अ जेंटलमैन थ्रू एंड थ्रू। सर बहुत ही सभ्य आदमी है, बहुत ही बढ़िया लड़का है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। थ्रू एंड थ्रू का मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू एंड थ्रू। ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा काफी जगह पे। तो थ्रू एंड थ्रू का मतलब हो गया पूरी तरह से। टर्न ओवर ए न्यू लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ती, टर्न का मतलब पलटना, यानी कि एक बेहतर शुरुआत करना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, लीफ का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना, एक बेटर स्टार्ट करना, एक बेहतर शुरुआत करना। ठीक है। apparently he has turned over a new leaf and he is not smoking anymore। कोई बच्चा था बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा था, अब उसने क्या कर दिया, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। तो आप कह सकते हो कि अब तो लग रहा है साफ तौर पर, अपेरेंटली ऐसा साफ तौर पे लग रहा है कि he has turned over a new leaf, कि उसने एक नई शुरुआत कर दी है। and he is not smoking more, अब वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है। गॉन्टलेट होता है एक तरह का मेटल ग्लव जो सोल्जर्स पास्ट टाइम में पहना करते थे। अब वो ग्लव उन्होंने सामने फेंक दिया, इसका मतलब उन्होंने चुनौती दी है, अगर कोई लड़ना चाहता है तो वो ग्लव उठा ले और फिर वो लड़ाई शुरू कर दे। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती देना, और एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। तो आप यहां से दो इडियम याद रख सकते हो, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट चुनौती स्वीकारना, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट चुनौती देना। एग्जांपल देखो, लग्जरी कार फर्म जैगुआर, जो ये बहुत बड़ी कार फर्म है ना, जैगुआर जो है, उसने क्या किया, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, हैज थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने जो है चुनौती दे दी है टू कंपिटिटर्स, जितने भी उसके कंपिटिटर्स है, बाय गिविंग द बेस्ट गारंटी ऑन द मार्केट। मार्केट में सबसे अच्छी गारंटी देकर उसने क्या कर दिया है, कंपिटिटर्स को चुनौती दे दी है। थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। ठीक है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती देना। अब मान लो कोई कंपनी कहती है हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, तो दे विल एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। नेक्स्ट है हमारे पास, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ का मतलब होता है एक कहावत है ये कि दे हैव रिच पेरेंट्स, उनके बहुत धनी माता पिता हैं, या फिर धनी परिवार में जन्म लेना। इफ यू बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, यदि तुम इस तरह से जन्म लेते हो, मतलब धनी परिवार में आप जन्म लेते हो, यू विल नेवर नो अबाउट द पॉवर्टी, आप कभी पॉवर्टी के बारे में नहीं जान पाओगे, गरीबी के बारे में नहीं जान पाओगे। अब राहुल गांधी को क्या पता, अभिषेक बच्चन को क्या पता, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे लोग हैं जिनको वास्तव में जो गरीबी है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आप उनके लिए बोल सकते हैं, इफ यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ यू विल नेवर नो अबाउट द पॉवर्टी। एक बार मैं सारे इडियम फिर से बोल रहा हूं, देख लो। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई रिजल्ट ना आना। टू एंड इन स्मोक का मतलब हो गया कोई रिजल्ट ना आना, कम टू नथिंग। ऑल हिज एफर्ट्स वर एंडेड इन स्मोक। निप इन द बर्ड का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनना और सिर्फ अपने मन में एक तरह से रिवाइज करते रहना। निप इन द बर्ड, निप का मतलब होता है पिंच कर देना, बर्ड का मतलब होता है कली, तो समस्या को शुरू में ही समाप्त कर देना। इट इज बेटर टू निप इन द बर्ड दिस प्रॉब्लम, है ना, इट इज बेटर टू निप दिस, इट इज बेटर टू निप दिस प्रॉब्लम इन द बर्ड। ये बेहतर होगा कि समस्या को शुरू में ही क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बर्ड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ। यदि वो पहले ही पता चल जाए तो उनको शुरू में ही समाप्त किया जा सकता है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर होना। ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो विथ हिज फ्रेंड्स। टेक टू टास्क, बुरी तरह लताड़ना, क्रिटिसाइज करना, डांटना। माई मदर टुक मी टू टास्क, मेरी मां ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा, फॉर नॉट बीइंग सिंसियर अबाउट माई एग्जाम। नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाई, अपनी करी हुई गलती को स्वीकारना। टू एक्सेप्ट दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड टू ईट हम्बल पाई। आपने कोई बात कही थी, आपका एक बहुत अच्छा आइडिया था, आपको लगा था कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, बट वो कुछ काम नहीं आया, आपका वो आइडिया फेल हो गया। अब वहां पे सबके सामने आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बात को स्वीकारना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मेरा ये गलत मूव था, है ना। तो सिंस योर आइडिया हैज फेल्ड नाउ, चूंकि तुम्हारा आइडिया फेल हो चुका है, नाउ यू विल हैव टू ईट हम्बल पाई इन द मीटिंग टुमारो। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में आई विल बी विथ यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, इससे मैटर नहीं करता। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। ही इज अ जेंटलमैन, वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। थ्रू एंड थ्रू, कंप्लीटली, पूरी तरह से। टर्न ओवर ए न्यू लीफ,
एक नई शुरुआत करना। टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। सर उसने स्मोकिंग करनी छोड़ दी है और अब मुझे लगता है, अपेरेंटली इट सीम्स टू मी दैट ही हैज टर्न ओवर ए न्यू लीफ। मुझे ऐसा लगता है कि उसने एक नई शुरुआत कर दी है, बिकॉज ही इज नॉट स्मोकिंग। अब वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती देना किसी को। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि जगुआर कंपनी हैज थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट that they are going to give the best guarantee, है ना, they are going to giving the best guarantee in the market। और इस तरीके से जो बेस्ट गारंटी दे रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने क्या दिया है, सभी कंपिटिटर्स को चुनौती दे दी है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अगर आप इसका एक और याद रखना चाहो तो एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। और आखिरी है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। एक धनी परिवार में जन्म लेना या फिर रिच पेरेंट्स होना। तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि यदि तुम धनी परिवार में जन्म लेते हो तो तुम्हें क्या पता है। इफ यू बॉर्न विद एक फैक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, इफ यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ यू विल नेवर नो अबाउट द पॉवर्टी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो कुल 24 ईडियम थे और आई थिंक 25 मिनट का वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपके इडियम्स कुछ तैयार हुए हैं, तो जो भी आपके दोस्त हों, जो लोग क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन तक ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।